A very welcome you all to the channel campus और आज हम साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 यानी कि साइंस इन डेली लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नाम से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होगा, हमें साइंस की क्या हमारी डेली लाइफ में यूटिलिटी है, क्या ज़रूरत है साइंस को पढ़ने की। साइंस को सिर्फ एक हम सब्जेक्ट के तौर पर देखें कि साइंस जो है वो वाकई हमारे लिए हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी कारगर है, काम आती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये कुछ हमारा कंटेंट है कि साइंस होती क्या है, व्हाई द स्टडी ऑफ साइंस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, हाउ डू साइंटिस्ट वर्क, साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं और हमारी डेली लाइफ में साइंस की क्या क्या और कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइंस क्या चीज़ है, तो जो भी हमारे आसपास में नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जो मिस्ट्रीज हैं, जो कि प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी की सारी जो क्वेरीज हैं, जो स्टडी की गई है, इसी को हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें साइंस का एक बेसिक पार्ट है। ये हमारी लाइफ को ईजियर बनाता है, इस वजह से हमें साइंस को पढ़ने की जरूरत है। अगर हम ऋषि चरक की बात करें, जो कि हमारे इंडिया के एक बहुत एंशियंट स्कॉलर थे और आप जानते भी होंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन में उन्होंने काफ़ी काम किया था, बहुत सारी मेडिसिन हमें दी थी और उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक कोड इनकी किताब का नाम था, जिसमें इन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी थी। इन्होंने ही बताया था कि बर्थ और ग्रोथ ऑफ जो चाइल्ड है, यानी कि किस तरह से बच्चा जन्म लेता है और किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। उसके अलावा जो भी हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हमें डिसीजेज हो जाती है, क्या क्या उनके सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज में लेते हुए। तो काफ़ी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी एक साइंस को हम कह सकते हैं, साइंस को एक साइंस के लिए इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था हमारे देश को। ना सिर्फ ऋषि चरक, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऋषि और मुनि रहे हैं हमारे देश में, जैसे कि अश्विनी कुमार का आपने नाम सुना होगा, धन्वंतरी, भारद्वाज, कपिल, पतंजलि, सुश्रुत और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं इंडिया को साइंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली साइंस क्या चीज़ है, तो साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं। सो द सिस्टमैटिक नॉलेज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, नेचर में जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए एक सिस्टमैटिक नॉलेज बनाना, अगर जरूरत हो तो एक्सपेरिमेंट करना और बेस्ड ऑन दैट कुछ कंक्लूजन या फैक्ट पर पहुंचना, इसी को ही हम कहते हैं साइंस। ओके, देन हमारे पास आता है कि साइंस के अंदर कौन कौन से अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चरल साइंस, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, फिर जियोलॉजिकल साइंस और ऐसे बहुत सारे, मतलब आप 50 से 60 और इस तरह की स्ट्रीम्स ले सकते हैं जो कि हमने हमारे ही कन्वीनियंस के लिए अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि उनके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी की जा सके। जैसे कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारे आसपास में नेचर में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं हम उनको स्टडी करते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करते हैं और उनके अंदर बॉडी में किस तरह से मैकेनिज्म चल रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, ये सब कुछ स्टडी करते हैं। फिर ये कुछ हमारे डिसिप्लिन है जैसे कि मैंने आपको बताया, और हर एक फील्ड का अपना एक मोटिव है। फिर है व्हाई द स्टडी ऑफ साइंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो एक तो हमने देखा कि साइंस को पढ़ने से, उस साइंस को समझने से कि हमारे आसपास नेचर किस तरह से काम करता है, इसकी हेल्प से हम हमारी लाइफ को भी पहले से ज़्यादा ईजियर बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को कंपेयर करो आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जैसी भी टेक्नोलॉजी रही थी उसके साथ में, तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा पहले से एडवांस हो चुके हो और आपकी लाइफ पहले से वो लोग जो आज से 100-200 साल पहले होते थे उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा सिंपल हो गई है। तो ऐसा सब कुछ पॉसिबल हो पाया ओनली बिकॉज ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस। तो और भी हम चीजें देख लेते हैं। तो साइंस को पढ़ने से, साइंस को समझने से जो हमारे जो संकुचित आइडियाज होते हैं दिमाग में, कि हमें जैसे लगता था कि मतलब ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो ये सब चीजें
पहले सोच पाना बहुत मुश्किल था, पर धीरे धीरे जिस तरह से रिसर्च हुई, हम डेवलपमेंट की तरफ गए, हमने बहुत स्टडी किया, हमने रिसर्च की, हमने बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले, कई सारी हाइपोथेसिस दी, कुछ गलत थी कुछ सही थी, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए, और फाइनली देखो आज हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये सब तभी हो पाया जब हम हमारे संकुचित कंजर्वेटिव आइडिया से बाहर निकल कर आए। उसके अलावा हर एक आदमी को एक अलग सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखने में मदद मिलती है, क्योंकि नेचर में बहुत अलग अलग डायमेंशंस हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत तौर तरीके हैं। तो हर एक आदमी को इससे एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग मिलती है, जो कि एक नया स्कोप उसको देती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस चीज को सोचने के लिए। देन पीपल टेंड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द इवेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड एक्टिविटीज दैट आर गोइंग अराउंड देम। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है, हम उसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारे आसपास की दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके ढूंढते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस, ताकि हम उस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। फिर साइंस को पढ़ने से जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रॉपर तरीके से जो एक टेंडेंसी है वो डेवलप होती है। उसके बाद में हमें ये पता चलता है कि किन चीज़ों में हम फेलियर हो रहे हैं। जब हम बार बार उसको स्टडी करते हैं तो उस फेलियर से निपटने का भी हमें तरीका मिल जाता है। ट्रू एंड सुपरस्टिशन फ्री आइडियाज आर डेवलप्ड इन पर्सन्स। पहले आपको पता होगा कि लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास पे बिलीव करते थे, लेकिन अब वो जो बिलीफ है अंधविश्वास पे वो काफी कम हो गया है लोगों में। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारा जो विश्वास है वो साइंस की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो सुपरस्टिशन है, इन सब चीजों से हम निजात पा सकते हैं। फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा डेवलप होता है, जिससे कि हम अलग अलग डायमेंशंस में सोच के अपनी लाइफ को और बेहतर और ईजियर बना सकते हैं। तो अब हाउ डू साइंटिस्ट वर्क, साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं। देखो, क्योंकि साइंस के लिए हमने कहा कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक नॉलेज को इकट्ठा करने की एक पद्धति है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि साइंटिस्ट किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका पैटर्न ऑफ स्टडी होता है कोई भी साइंस के कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो वो अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो उसके प्रति जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बहुत गहराई से देखते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड, और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उस कंक्लूजन को एक फाइनल स्टेटमेंट देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में साइंटिफिक रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हर एक जो साइंटिस्ट, हम किसी ऐसे इंसान को ही नहीं कहेंगे जो कि मतलब ये कोई आप एक प्रोफेशन के तौर पे मत देखो, साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो भी एक साइंटिस्ट होता है, क्योंकि वो भी चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है, उसको खोजता है और कुछ निष्कर्ष पे निकलता है। अगर हम एक डॉक्टर की बात करें, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो वो हमसे हमारे सिम्टम्स पूछता है, वो पूछता है कि तुम्हें किस किस तरह की तकलीफें हो रही है। तो जैसे वो बीमारी के सिम्टम्स देखता है तो उसके दिमाग में कुछ उसकी पिक्चर बनती है। उसके बाद में वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेता है। उसके बाद में हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी आंखें हैं, हमारे टंग है, जो कि बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं, हमारी ब्रीदिंग है, इन सबको नोट डाउन करता है, इनका प्रॉपर टेस्टिंग करता है। उसके बाद में इन सब चीजों को देखते हुए वो एक प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, यानी कि वो दवाइयां लिखता है जो जो हमें लेनी चाहिए। तो एक तरीके से उसने क्या किया, उसने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना एक कंक्लूजन क्रिएट किया, और इस कंक्लूजन के बेसिस पे उसने हाइपोथेसिस बनाई कि ये डिजीज हो सकती होगी इस इंसान को। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो वो हमें कुछ टेस्ट करने के लिए भी कहते हैं, जैसे कि स्टूल एग्जामिनेशन, जैसे यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिनेट करने के लिए कहते हैं, यूरिन टेस्ट करने को, ब्लड टेस्ट करने को कहते हैं, सोनोग्राफी करने को कहते हैं, सिटी स्कैन या फिर एक्सरे, अगर जरूरत पड़े और अगर बीमारी जो है वो ज्यादा गहरी है या फिर अगर इजीली पकड़ में नहीं आ रही है तो हमें ये भी करने को कहा जाता है। अब जब इनकी भी रिपोर्ट्स आ जाती है तो इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद में और एक पुख्ता सबूत मिलता है हमारे डॉक्टर्स को हमारी डिजीज को लेकर, और इस डिजीज को और इन सभी सिम्टम्स और रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हमें कुछ दवाइयां लिख के देते हैं। फिर जब हम उन दवाइयों को लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी फिर से रिकवर करना स्टार्ट कर देती है।
तो इस तरह से ये भी जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है कि हम डॉक्टर के पास गए और हमारी बीमारी ठीक हो गई, तो ये भी एक पूरा का पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक मेथड है यहाँ पे जो कि फॉलो होता है। तो कोई भी जो साइंटिफिक मेथड है उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। हालांकि अलग अलग जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, अलग अलग आप जो काम कर रहे हो, उसके अंदर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके पास में आ सकती हैं। बट स्टिल एक जो कॉमन मेथड है जो कि जनरली फॉलो होता है वो है कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कि दिक्कत क्या है। उसके बाद में उससे रिलेटेड आप अपने डेटा को, अपने फैक्ट्स को, जो भी पहले से हमें पता है, उनको कलेक्ट करोगे और कोशिश करोगे उसको सिंप्लीफाई करने की, क्लासिफाई करने की। उसके बेसिस पे हम एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, यानी कि एक सोच को डेवलप करते हैं कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद में जो हाइपोथेसिस है उसकी वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ताकि हम ये प्रूव कर सके कि जो भी हमने हाइपोथेसिस रखी है वो सही है हर मायने में। उसके बाद में अगर वो सही निकल जाती है बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, तब हम हमारी थ्योरी डेवलप करते हैं और उसी के बेसिस पे हम लॉज बनाते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक पूरा का पूरा साइंटिफिक मेथड होता है जो कि हम अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ है, और साइंस जो है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि अभी हम नीचे जाके डिस्कस भी करेंगे। ये हमारे लाइफस्टाइल को इजी बना देता है, ये हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं उनको सुधारता है। बहुत सारी तरीके से हम हमारे शरीर को समझ के, हम अपने आप को समझ के, हम अपने आसपास के नेचर को समझ के अपने अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है साइंस की हमारी आजकल की डे टू डे लाइफ में, उनकी बात कर लेते हैं। तो साइंस जो है, पहली बात, ह्यूमन की एक बेसिक स्ट्रेंथ है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। मतलब कि बिना साइंस के आज अपने आप को सोच पाना, जो चीज आप अपने आसपास में देखोगे हर वो चीज कहीं ना कहीं साइंस से ही हमें मिली है। जैसे कि अगर आप अपने सामने लैपटॉप को देखते हो, मोबाइल को देखते हो, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें मिला है। अगर आप किसी बेड पे बैठे हो और आप बेडशीट पे बैठे हो, तो वो जो बेडशीट है, वो जो मटेरियल है, वो जिसका बना है, अगर वो कॉटन है तो वो उस कॉटन को हमने कैसे पौधे से एक्सट्रैक्ट किया, ये अगेन एक साइंस का पार्ट है। जो भी कुछ चीज आप खाते हो, पीते हो, जो भी कुछ आप अपने आसपास में देख रहे हो, हर उस चीज के अंदर साइंस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइंस जो है इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है जिससे कि हम संचार करते हैं, मतलब जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो है ना कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग हो गया है। जैसे कि पहले के जमाने में टेलीफोन नहीं होते थे, उस टाइम पे लेटर लिखा जाता था राजा महाराजाओं के टाइम में, और फिर कबूतर की हेल्प से या लोगों की हेल्प से घोड़े पर सवार होके वो लोग जो है 3-3, 4-4, 5-5 दिन में उस लेटर को किसी दूसरे महाराजा के पास पहुंचाते थे। फिर उसका रिस्पांस देने के लिए फिर से वो जो दूसरे महाराजा हैं वो फिर लेटर लिखते थे, वो दूत के हाथों फिर वापस भिजाते थे। तो ये बड़ा ही एक मुश्किल सा प्रोसेस होता था। लेकिन आज आप जानते हो कि आप जिसको चाहो उसी टाइम और दिन में जितनी बार चाहो उतनी बार किसी को कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, मोबाइल। बहुत सारी हमारे पास में आजकल चीजें हैं कम्युनिकेट करने के लिए। उसके अलावा अगर आपको फटाफट से कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है किसी को, तो आप उसको फैक्स कर सकते हो। इसी तरह से सैटेलाइट्स को आजकल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, हम स्पेस तक पहुंच चुके हैं, हम समुद्र की गहराइयों तक पहुंच चुके हैं और पूरी जमीन पे भी हम कब्जा कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन देखो, तो आप जानते हो कि आजकल जो क्लासरूम्स हैं वो स्मार्ट क्लासरूम्स बन चुकी हैं, स्मार्ट क्लासेस बन चुकी हैं। एड्यूसेट के बारे में भी आप जरूर जानते होंगे, टेक्नोलॉजी। उसके अलावा आजकल अगर मुझे कोई भी अपनी बात अगर किसी तक पहुंचानी है तो मैं उसको एक ईमेल लिख सकती हूँ फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए। इंटरनेट की सुविधा हमारे पास में है। आजकल हम किसी को भी लेटर लिखने की हमें हाथ और हम कह सकते हैं हमें कागज की जरूरत नहीं है, हम सिंपली जो है किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, ई लर्निंग डेवलप हो चुकी है, बहुत सारे तरीके एजुकेशन फील्ड में डेवलप हो चुके हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए
देन जो हमारी नेक्स्ट फील्ड आती है वो है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी आप जानते हो कि पहले के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को, किसानों को मेहनत करनी पड़ती थी अपने खेतों में। मेहनत आज भी बहुत है लेकिन काफी हद तक सिंपल हो चुकी है लाइफ किसानों की, जब से कि बहुत सारे अलग अलग तरह की गाड़ियां, अलग अलग तरह के ट्रैक्टर्स, अलग अलग तरह की मशीन्स उनको मिल चुकी हैं। तो ट्रैक्टर जो है उसको सोइंग पर्पस के लिए काम में लिया जाता है। अलग अलग तरह की मशीनें हैं जिनको कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके अलावा थ्रेशर, जो कि एक बहुत ही मेहनती काम होता था पहले, कि गंदगी को, कचरे को अलग करना, पर आजकल उसके लिए भी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हमारे पास में होते हैं। अलग अलग मशीनें, थ्रेशर्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जो कि सिंपली आपके इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पे काम करते हैं। आजकल हम लोग फर्टिलाइजर्स को, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं क्रॉप्स के अंदर, जिससे कि हमारी फसल अच्छी होती है। जमीन को उपजाऊ करने के लिए भी हमारे पास में अलग अलग मेथड्स हैं आजकल। जो इरिगेशन का मेथड है, जिसमें कि हम ड्रिप बाय ड्रिप पानी मतलब बूंद बूंद करके पानी जो है जमीन को पहुंचाते हैं, ये भी एक बहुत ही क्लासिक टेक्निक है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया जब हमने चीजों को गहराई से समझा, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको अच्छे से परखा, और फाइनली हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये पूरा एक जो साइंटिफिक मेथड है, ये हमारे लिए हेल्पफुल हुआ एग्रीकल्चर फील्ड में। देन कमिंग टू द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले के टाइम पे लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, पर आज हम जानते हैं कि हम सिनेमा है, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी, उसके अलावा डीवीडी प्लेयर्स हैं, कंप्यूटर है, म्यूजिक है, आप जितना चाहो उतना सुन सकते हो, फिल्म्स हम जितनी चाहें उतनी देख सकते हैं। तो ये सब जो एंटरटेनमेंट के साधन है, आप जानते हैं कि कुछ ही सालों में डेवलप हुए हैं, ये पहले नहीं हुआ करते थे। हमारे जो दादाजी वगैरह हैं वो लोग भी रेडियो ही सुना करते थे, इवन टेलीविजन तक नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे कि टेलीविजन ना होता हो, या लोगों ने जिन्होंने कि कभी फिल्में ना देखी हों। तो ये जितना भी कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, कि हम लोग जो आज मून पर, यानी कि हम चांद तक पहुंच गए हैं, इतना एडवांस हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो चुका है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से? कंप्यूटर्स की वजह से। तो ये जो कंप्यूटर है, अगेन ये हमें कहाँ से मिला? तो कंप्यूटर हमें मिला है साइंस की बदौलत। आजकल अगर हमें टिकट लगकर लेना होता है, ट्रेन में आपको जर्नी करनी है, मान लीजिए कि आपको सुबह लगता है कि नहीं मुझे तो 3 घंटे बाद जर्नी करनी है, तो आप 3 घंटे बाद जो जर्नी कर रहे हैं ना, या फिर अगर आपको मान लीजिए आधे घंटे में ही कोई जर्नी करनी है, तो उसके लिए भी अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। पहले कितनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और कितने दिन पहले लगानी पड़ती थी ताकि कंफर्म टिकट मिले। लेकिन आजकल बसें, ट्रेनें, एरोप्लेन, जिसमें भी आपको टिकट चाहिए, आप हाथों हाथ वो टिकट जो है करवा सकते हैं। उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, अलग अलग प्लेन्स जो हमारे आर्मी के पास में होते हैं, या जो सिविल एरोप्लेन्स होते हैं हमारे एयरफोर्स के पास होते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट होती है जिसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप कंप्यूटर से, जैसे आपने रिमोट कंट्रोल देखा होगा, काफी हद तक हम ऐसा ही कह सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो टीम होती है वो भी कंप्यूटर की मदद से किसी भी एरोप्लेन को हवा के अंदर, सभी एरोप्लेन्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, उसका काम ये करती है। उसके अलावा मेट्रो ट्रेन्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये इंडिया में बहुत कम ही टाइम में मेट्रो ट्रेन्स डेवलप होनी स्टार्ट हुई है बड़े बड़े शहरों में। उसके अलावा शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, ये सब के सब जो है हमारी कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रही हैं। ओके, देन कम्स द अनदर साइंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। मेडिकल में इसका क्या स्कोप है? तो अगेन मेडिकल में भी बहुत स्कोप है। पहले के टाइम में इतने सेंसिटिव, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, डॉक्टर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, वो जो भी कुछ करते थे वो अपनी ही जो प्रायर नॉलेज है और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते थे। लेकिन आजकल कुछ भी हमारे शरीर में, किसी भी शरीर के कोने में कुछ भी छोटा सा दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो उसको पता करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरह के आजकल स्कैन्स होते हैं, अलग अलग तरह के हम ग्राफ्स जो हैं वो उनके ले सकते हैं, रिपोर्ट्स हमें हाथों हाथ मिल जाती हैं। तो ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया, ये मेडिकल फील्ड में साइंस के कंट्रीब्यूशन की वजह से आया। और इतनी सारी मेडिकेशंस, मेडिसिन आजकल जो डेवलप हो रही हैं, आपको कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए आपके पास में 1000 ऑप्शंस होते हैं, आप किसी भी मेडिसिन को चूज कर सकते हो। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मेडिकल साइंस ने काफी ज्यादा तरक्की की है।
कैसी कैसी डेडली डिजीजेज हैं, जैसे कि कैंसर है, टीबी है, हार्ट डिजीज है, चिकन पॉक्स है, जिससे कि पहले लोगों की मौत हो जाया करती थी जानकारी के अभाव में। लेकिन आजकल हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और इतना ज्यादा रिसर्च इनके ऊपर हो चुका है कि हम किसी भी तरह के डिजीज को बहुत कम टाइम में, जैसे कि अगर आप कोरोना की ही बात करो तो कोरोना एक ऐसा वायरस था जिसको कि पूरे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी कितने कम टाइम में, लगभग 1 से 2 साल के अंदर हम इस बीमारी से उबर गए और पूरे दुनिया को ऑलमोस्ट हमने उबार दिया है। तो ये सब कुछ अगेन साइंस की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया। आजकल हमारे पास में अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि एक्स-रे, सिटी स्कैन, ईसीजी, बहुत सारे एमआरआई हैं। तो इन सब से जो लेजर टेक्निक्स हैं, इन सब की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने शरीर को की जानकारियों को, और शरीर में अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको अच्छे से पहचान सकते हो। देन कमिंग टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हालांकि हम इसको ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन की मैंने आपसे बात की कि स्मार्ट क्लासरूम्स आजकल हो गए हैं, ई लर्निंग वेबसाइट्स हो गई हैं और काफी कुछ हो गया है। तो ये आई थिंक रिपीट हुआ है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन कमिंग ऑन टू दी साइंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये कुछ रिपीटेशन है यहाँ पे। फील्ड ऑफ एनवायरमेंट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रीज में भी मशीनों का बड़ा बोलबाला है। इंडस्ट्रीज में आप ये देख सकते हो कि जो भी आप घरों में सामान आपके हैं, चाहे वो फर्नीचर्स हो, चाहे आप कोई टेलीविजन है या कुछ भी है, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे हैं वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री में बन रहे होंगे, राइट। तो इसी तरह से जो आपके घर में डेकोरेटिव आइटम्स हैं या छोटे मोटे खिलौने हैं, तो ये सब के सब बन कहाँ रहे हैं, सब इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पे बन रहे हैं। तो इतना सारा काम है। जो कपड़े हैं वो किस तरह से बन रहे हैं फैक्ट्रीज के अंदर, सब कुछ बहुत लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। अब ये सब चीजें पहले भी होती थी, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता था और ना ही उसके अंदर इतनी माइन्यूट टेक्नोलॉजी हम डाल पाते थे। लेकिन आज के डेट में अगर आपको कोई कपड़ा डेवलप करना है तो उसके लिए आपको मैनुअली लगने की जरूरत नहीं है। भारी भरकम हमारे पास में मशीन्स होती हैं जो कि एक साथ टन्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल जो है उसको तैयार कर सकती है। ना सिर्फ उसको तैयार कर सकती है, उसको कलर कर सकती है, उसकी सिलाई कर सकती है, उसके ऊपर अलग अलग इम्प्रिंट्स डाल सकती है। मतलब एक ही दिन के अंदर एक ही इंडस्ट्री से काफी सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकल के आ जाता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि पहले कपड़ा कितना कॉस्टली होता था, लेकिन आजकल काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड न्यूक्लियर पावर। तो देखो हमारे पास में आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऐसे वेपन्स हैं, ऐसे ऐसी हमारे पास में मिसाइल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जिन पे कि हम इंडिया अपना गर्व कर सकती हैं। अग्निबाण, वर्षा बाण, शक्ति बाण, ऐसे नाम आप लोगों ने सुने होंगे जब हम लोग रामायण या फिर महाभारत देखते थे नेशनल टेलीविजन पे। तो ये सब चीजें तब भी हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में बस उन्हीं का ही एक बेटर और एक टेक्नोलॉजिकल वर्जन हमारे पास में है। तो आप जानते होंगे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं हमारे पास में। उसके अलावा पोखरण में एक एक्सप्लोजन किया गया था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की आज की डेट में हम लोगों को अच्छी नॉलेज है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे एक बार्क करके इंस्टीट्यूट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आप जानते होंगे इन्हीं को ही हम फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार और सबसे ज्यादा काम किया था न्यूक्लियर पावर के ऊपर। ओके, सो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। देन इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर, तो पहले के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। आज की डेट में आप सुनते हो बुर्ज खलीफा के बारे में, आज की डेट में आप सुनते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो इस तरह की चीजें पहले अगर बनती भी थी तो या तो उतनी स्ट्रांग नहीं होती थी या उसमें बहुत लेबर लगता था, बहुत खर्चा लगता था। लेकिन आजकल बहुत कम खर्च के साथ में और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर हम लोग बना पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। तो आज के डेट में हमारे पास कंक्रीट्स हैं, फिर सीसी रोड्स हैं, आरसीसी रूफ्स हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इन सब को बनाने की आज हम काबिलियत रखते हैं, क्योंकि हमने अगेन बहुत काम किया है
आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन को किस तरह से बेस्ट बनाया जा सके इस काम के लिए। देन इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, तो बैंकिंग में आप जानते हो कि आज आपको अगर किसी को पहले के टाइम में अगर आपको किसी को पैसे भेजने होते थे, कुछ करने होते थे, पहले के टाइम में, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो कोई करेंसी ऐसी नहीं होती थी स्पेसिफिक। पहले लोग जो है वो बिजनेस किया करते थे कौड़ियों के भाव से, यानी कि आप मेरे को कुछ इतनी कौड़ी दो, बदले में मैं आपको कुछ गेहूं दूंगी। तो इस तरह से जो है बिजनेस हुआ करता था, या इस तरह से लेन देन हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे के लिए अब आपको लंबा लंबा वेट नहीं करना होता। सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपके पास में एटीएम कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ट्रांसफर मनी करने के बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं। उन सभी को यूज करके मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर आप कहीं से भी कहीं पे भी पैसा भिजवा सकते हैं। अगर मैं इंडिया में भी बैठी हूँ तो इंडिया की बजाय अगर मुझे किसी भी और देश के किसी भी कोने में अगर कोई पैसे भिजवाने हैं तो मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के अंदर हम किसी को भी कितना भी अमाउंट भेज सकते हैं। तो ये सब हो पाया क्योंकि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ है इन सभी सालों में। तो ये कुछ हमारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, पर ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। आप अपने चारों तरफ जो भी चीज उठा के देखोगे, आप अगर गहराई से सोचोगे तो उसके अंदर उसके पीछे कोई ना कोई साइंस रही होगी, उसके अपने पीछे कोई साइंटिफिक हिस्ट्री है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है बहुत सिंपल था और बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड था, तो ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये एक छोटी सी समरी है जिसको कि आप अपने देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी इस टॉपिक पे एक अच्छी कमांड हो सके। सो बाय विच इक्विपमेंट डज साइंस ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है? तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कंप्यूटर वो चीज है जिसने हमारी दुनिया को ही बदल के पलट के रख दिया है। What does science give in the field of education? एजुकेशन से हमें क्या, what does science give the field of education? तो एजुकेशन की फील्ड में हमारे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फैक्स है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, तो ये सब कम्युनिकेशन के साधन भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी सब हेल्पफुल हैं। Which among the following is not a mean of entertainment? तो फैक्ट्स जो है ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट भिजवाने का साधन है। लेकिन वीडियो गेम, कंप्यूटर और टीवी पे आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट, तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। द सिस्टमैटिक नॉलेज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड, इसी को ही तो हम साइंस कहते हैं, जिसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। Then है because of the development of science, many nations today are able to generate electricity from, ठीक है, साइंस के डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए हैं फ्रॉम, तो बहुत अलग अलग तरीके हैं। जियोथर्मल एनर्जी भी हो सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी भी हो सकती है, विंड एनर्जी भी हो सकती है। तो लेट से कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी लिख देती हूँ, है ना, यानी कि पानी से एनर्जी को डेवलप करना, इसकी मैं बात कर लेती हूँ। या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी आप लिख सकते हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो ये आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, पर इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं। सेंडिंग मेल्स थ्रू इंटरनेट इज नोन एज, तो जब आप मेल्स भेजते हो इंटरनेट से तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये तो कम्युनिकेशन का एक साधन हो गया, है ना। अगर मेरे को अपनी बात किसी को पहुंचानी है फॉर्मल तरीके से, तो मैं कम्युनिकेट करूंगी उसके साथ वाया ईमेल। उसके अलावा कुछ मैच द फॉलोइंग है। टेलीफोन, टेलीफोन क्या है इनमें से? क्या ये फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है? नहीं, हमें पता है ये फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में काम आता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको मैच कर दिया, फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रेशर की अगर हम बात करें तो ये हमारा काम आता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे, इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके फाइन, तो जो हमारा हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काम आता है। उसके अलावा अगर हम एड्यूसेट की बात करें तो ये एजुकेशन की फील्ड में हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। और एक्सरेज की बात अगर हम करें तो ये मेडिकेशन की फील्ड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी मैं लाइंस को आपस में मिला देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
सो आई होप कि ये सिंपल ही था, इतना कुछ नहीं था इसके अंदर। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनको भी आप अपने रेफरेंस के लिए और अपनी नॉलेज को और पावरफुल बनाने के लिए देख सकते हैं। बट दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, जहाँ पे कि हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, नॉलेजेबल लग रही हैं और आपको लग रहा है कि इससे आपका टाइम बच रहा है और आपको काफी अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी डिटेल में विदाउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप किए हुए, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को जितना हो सके शेयर करें, इन वीडियोस को शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।